और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो मुंबई से अहम खबर, गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। खुसूसी कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये चार्जशीट दाखिल की है। तो मुंबई से बड़ी खबर, अहम खबर, गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ खुसूसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ये चार्जशीट दाखिल की है। तो मुंबई से बड़ी खबर, गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के खिलाफ खुसूसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये चार्जशीट दाखिल की है। और एक और अहम खबर हैदराबाद से भी आ रही है। हैदराबाद से एनकाउंटर मामले की समाअत जुमेरात तक के लिए टल गई है और जुमे तक जो लाशें हैं उनको महफूज रखने का हुक्म दिया गया है। महबूब नगर में लाशों को महफूज रखने की सहूलत नहीं है, अगर तो लाशों को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। और खुसूसी तौर पर कोर्ट ने कहा है कि एयर कंडीशन एम्बुलेंस से लाशों को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। तो बेहद अहम खबर, एनकाउंटर मामले की समाअत जुमेरात तक टली है। जुमे तक लाशों को महफूज रखने का हुक्म दिया गया है और अदालत ने दरियाफ्त किया है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ नहीं। तो हैदराबाद एनकाउंटर मामले से जुड़ी अहम खबर, अदालत ने दरियाफ्त किया है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है या फिर नहीं। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ नहीं। हैदराबाद एनकाउंटर से जुड़ी अहम खबर, एनकाउंटर मामले की समाअत जुमेरात तक के लिए टल गई है। जुमे तक लाशों को महफूज रखने का हुक्म दिया गया है और ये भी कहा गया है कि महबूब नगर में लाशों को महफूज रखने की सहूलत नहीं है, तो लाशों को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए, एयर कंडीशन एम्बुलेंस से लाशों को मुंतकिल किया जाए। और सबसे अहम बात यह कि अदालत ने ये दरियाफ्त किया कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है या फिर नहीं। लोकसभा में अमित शाह ने शहरियत तरमीम बिल पेश किया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि ये बिल अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। बिल की पेशी के खिलाफ हंगामा राय के पेश नज़र पेशी के मामले पर वोटिंग कराई गई। बिल की पेशी के हक में 293 वोट पड़े, जबकि इसकी मुखालफत में 82 वोट पड़े। वोटिंग के बाद स्पीकर ने अमित शाह से बिल को फिर से पेश करने को कहा। अमित शाह ने तरमीमी बिल दोबारा पेश किया। अमित शाह ने कांग्रेस को मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार भी करार दिया। अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन। लोकसभा में अमित शाह ने शहरियत तरमीमी बिल पेश किया और इस पर अपोजिशन का क्या कुछ रद्द-ए-अमल रहा, ये देखते हैं। I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. Sir, we are challenging the legislative competency of the bill. Our main point, that is why we are discussing. I am not going to the merits and history of the case. It is entirely different. So the first point is, this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factor is the religion. See, clause 2, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution, as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of the religion.
और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी बिल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुल्क को बचाओ, हिटलर के नाम के साथ अमित शाह का नाम लिखा जाएगा। हालांकि स्पीकर की हिदायत पर पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हिटलर वाले बयान को हटा भी दिया गया। आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नबतेज जोहर में जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल समेत कई लीडरों ने आज दिल्ली में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इन लोगों से खास बातचीत की। मुखालफत कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, क्या कहने के लिए आप जंतर मंतर आए? हम लोग यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फैब्रिक को, जो आज हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रह रहे हैं, उसको फाड़ के रख देगा और वो हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके लिए हम लोग उसको मुखालफत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए, आप बीजेपी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटीज़ को लाएंगे। यहाँ के जो गरीब है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ गरीबी कितना है, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को देखिए आप वहाँ से बाहर से फॉरेनर्स क्यों लाना चाहते हैं? हम उसके मुखालफत कर रहे हैं। इस तरह का असर पड़ेगा हमारे मुल्क पर अगर ये बिल पूरा अगर लाया जाता है? असम में अभी जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी जो जितना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और बाहर से आदमी आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे? हम लोग तो 20 लाख का ऊपर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा स्कूल में टीचर नहीं दे रहा है, हम लोग खाने के लिए भूखा रहते हैं, रहने के लिए हम लोगों का मकान नहीं है। हम लोग अभी जितने भी है, इतने की भी गवर्नमेंट पाल पोस कर नहीं पा रहा है। अगर बाहर से आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग कैब को अपोज करते हैं। कैब के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए आसाम से। अभी मैंने गांधी जी के मूर्ति के सामने भी प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। हम इसके विरोध में हैं, इसके खिलाफ हैं। हम इसको किसी तरीके से पास नहीं होने देना चाहते। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये आसाम एकॉर्ड के खिलाफ है, हिंदुस्तान के भाईचारगी के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। इसलिए हम किसी तरीके से इसको पास हमारी पार्टी नहीं होने देना चाहते। आप अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के, क्या आपको लगता है आप इसको रोक पाएंगे? देखिए, हमारे साथ ओपोजिशन सबके सब इस मामले में हमारे साथ है। आपको मालूम हो गया होगा मीडिया के जरिए से, सारी ओपोजिशन की बड़ी पार्टियां हमारे साथ में हैं। लोकसभा में हम लोग उनकी अक्सरियत है, लेकिन राज्यसभा में वो इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे। सरकार कह रही है कि हम इंसानी बुनियादों पर शहरियत देना चाहते हैं। जो दबे कुचले लोग हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो माइनॉरिटी जिनको वहां पर जुल्म हुआ है, उनको हम नागरिक शहरियत देना चाहते हैं। देखिए, ये एक बहाना है। ये सिर्फ अपने हिंदू भाइयों के ऊपर, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, हिंदू भाइयों के साथ रहम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों की अकलियत फिरके के लोग आज भी जो एक दिन बाद गए हैं पार्टीशन के, वो आज भी वहाँ जो है मुहाजिर कहलाते हैं, वो माइनॉरिटी में। पाकिस्तान मुसलमानों की बहुत से सेक्टर हैं जो आज माइनॉरिटी में है, क्यों उनको नहीं दिया जाता? सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू मुस्लिम के बुनियाद के ऊपर
ये विभाजन नहीं माना जाएगा। मौलाना बदरुद्दीन जमा जिन्होंने साफ किया कि वो इस बिल का विरोध करने आए हैं और ये बिल न सिर्फ दस्तूर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बल्कि हमारी देश की एकता के खिलाफ है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों को नागरिकता देने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि अगर उन अक़लियती बाशिंदों को शहरियत देना मकसद है जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में परेशान किया जा रहा है, तो फिर चीन में भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है, उनको भी इस बिल के दायरे में लाया जाए। राशिद अल्वी से खास बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे पवन गौड़ ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब। सर, आज लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है उसको पेश कर दिया गया है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बहुत सरकार का गलत फैसला है। सरकार जिस दिशा में जा रही है वो संविधान के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है। हमारा संविधान धर्म की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं करता है। देश की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी, जिन्होंने अपना लहू दिया, जेलों में रहे, उन्होंने सेकुलर भारत का सपना देखा था। गांधी और सरदार पटेल ने भारत का वो सपना देखा था जिसमें धर्म निरपेक्ष सरकारें होंगी। ये उससे उल्टी दिशा में ये सरकार जा रही है। ये धर्म की बुनियाद पर फैसला कि किसको सिटीजनशिप मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में इससे हमारी इज्जत में कमी आएगी। लेकिन सर, सरकार का ये दावा है, सरकार ये कह रही है कि हम उन लोगों को ये सिटीजनशिप दे रहे हैं जो आसपास के जो देश हैं उनमें जो प्रताड़ित हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं। बांग्लादेश से तो बहुत मित्रता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें, कहें पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, चूंकि वो मुसलमान हैं, उनको भी दीजिए वही राइट। उन्हें भी बुलाइए, उनको कहिए कि अगर आप वहाँ परेशान हैं तो हम आपको सिटीजनशिप देंगे। अगर आपका यही पैमाना है कि दूसरे देशों में जो लोग परेशान हैं उनको हम सिटीजनशिप देने को तैयार हैं, तो चाइना में बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिनको परेशान किया जा रहा है। ये वोट की राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। के फिल्मिस्तान इलाके में लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। इन्होंने अपनों को खो दिया है। वो इस इमारत के सामने बड़ी तादाद में जमा हुए। इस दौरान पुलिस और हुजूम के दरमियान धक्का मुक्की देखी गई। दरअसल आतिशबाजी के बाद कुछ अफराद लापता बताए जा रहे हैं। उन्हीं के अजीज़ व अकारिब अपनों के हवाले से फिक्रमंद हैं। आज सुबह इस इमारत की चौथी मंजिल पर धुआं भी उठता दिखाई दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सनसनी फैल गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया था। और वहीं समस्तीपुर के हरिपुर गांव में कई घर ऐसे हैं जहां मातम पसरा हुआ है। हमारे वहां के नुमाइंदे ने एक ऐसे शख्स से बात की जिन्होंने अपने बेटे को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजा था, लेकिन उसकी भी देहली आतिशबाजी में मौत हो गई। बेहद दर्दनाक घटना घटी है। कहीं मार हो रही है अपने बच्चे के लिए, तो कोई बाप बेटे की मौत के बाद इतने सदमे में है, बस इतना ही कहता है कि पढ़ने के लिए भेजा था, कैसे हादसा हो गया। मदरसा भेजे थे ना अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, कैसे वहां पहुंच गया, कैसे हादसा हो गया। अब देखिए, कोई नहीं ले गया, मिलने जुलने के लिए गया। अब किस्मत का जो लिखा हुआ था, रात में ऐसा अचानक हो गया। क्या नाम था आपके बच्चे का? मोहम्मद अकबर। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र कम से कम 19 बरस था। अच्छी तालीम के लिए आप मदरसा भेजे थे पढ़ने के लिए, इतनी बड़ी घटना घट गई। थोड़ा सा भी अंदाजा था किस तरीके से हो जाएगा, कैसे क्या हो? अब मुझसे किस्मत का था, उसको निकला तो नहीं दिन का था। वो क्या जानने गए कि ऐसा बात होगा, वो जाने से ऊपर। हम तो उसको पढ़ाई के लिए भेजे थे। अकबर की कितनी याद आ रही है? मतलब अकबर कैसा था, मतलब आपके लिए वो बेटा कैसा था? बहुत अच्छा था। कुछ बोलता था कि पढ़ के हमको बड़ा बनना है? हाँ।
क्या बोलता था? वो कहता था हम पढ़ लिख कर कुछ काम करेंगे, धंधा करेंगे, कुछ दिमाग होगा तब पढ़ेंगे लिखेंगे, तब न मुंशियों काम, मैनेजरों काम, कुछ को काम करेंगे। मगर ऐसा किस्मत का लिखा हुआ था जो वहां पहुंच गया मिलने के लिए। अब मिलने से ये घटना हो गया। अकबर के ये पिताजी हैं और ये कह रहे हैं कि वहां मिलने गया, कैसे पहुंचा ये पता नहीं, लेकिन एक इस हादसे ने इस घर की सारी खुशियां ले ली। अकबर चाहता था कि वो बड़ा मैनेजर बने या फिर पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने ताकि इस घर के लिए कुछ कर सके। अकबर इस दुनिया में नहीं देखे किस तरीके से जो इनके पिता है, साथ में जो पूरा परिवार है, किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है। ये तस्वीर देखिए, हरिपुर गांव की हर घर में इस तरह के मातम का जो है तस्वीर है। और इस वक्त की अहम खबर हैदराबाद से है। एनकाउंटर मामले की समाअत जुमेरात तक के लिए टली। जुमे तक लाशों को महफूज रखने का हुक्म दिया गया है और महबूब नगर में लाशों को महफूज रखने की सहूलत नहीं है तो फिर लाशों को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। और सबसे अहम बात यह कि एयर कंडीशन एम्बुलेंस से लाशों को मुंतकिल किया जाए। तो हैदराबाद से ये अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एनकाउंटर मामले की जो सुनवाई है वो जुमेरात तक के लिए टल गई है। जुमे तक लाशों को महफूज रखने का हुक्म दिया गया है। महबूब नगर में लाशों को महफूज रखने की सहूलत नहीं है तो फिर लाशों को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए और एयर कंडीशन एम्बुलेंस से लाशों को मुंतकिल किया जाए। हैदराबाद एनकाउंटर से जुड़ी अहम खबर। Morning, the matter was listed as the first number case, basing on the letter given by the women representatives. After that, the matter was adjourned for 2:30 after lunch. When the matter was called for, the Advocate General on behalf of the state government has appeared and requested the Honorable Court to adjourn the matter for a period of 3 days because the matter was already listed before the Supreme Court and Honorable Supreme Court has posted the matter for 11th of this month, because Muhil Rohitgi, Honorable Sri Muhil Rohitgi, who is the senior counsel, has ready to appear before the Honorable Supreme Court. Therefore, the Advocate General has requested the Honorable Court to we have to wait for the judgment of the Supreme Court, what the decision of the Supreme Court. After completion of his arguments, Advocate General arguments, the court has given the directions in 2 ways. One is the body should be shifted to Gandhi Medical College and with air conditioner ambulance without causing any harm to the bodies or any decomposition like that. And matter was adjourned for 13th of this month. In the meantime, the Honorable Division Bench has take time for appointing the amicus curiae to assist the Honorable High Court with regard to this matter. नाज़रीन, अब हम आपको सुनवाते हैं दिल्ली आतिशबाजी हादसे में हलाक हुए मुशर्रफ की आखिरी कॉल। कैसे वो अपने दोस्त मोनू अग्रवाल से दर्द भरे लहजे में इल्तिजा कर रहा था, दरख्वास्त कर रहा था कि उसके पीछे उसके घर वालों का ख्याल रखा जाए। आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है भैया। आ जाइए करोल बाग। तो कहाँ? मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनू का गुलजार। हाँ, इस टाइम कमरा का है, भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ, वो तो निकलने वास्ते नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया। भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखे घर का भैया ध्यान नहीं किए मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू है भैया। अब देखे सिंपल। हाँ हाँ भैया, सांस भी नहीं लिया जा रहा मोनू, अब सांस भी नहीं लिया जा रहा। आप कैसे लगी पता नहीं दे मोनू। देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। पता ना, ठीक है, कोशिश कर बचने की, कोशिश कर। नहीं भैया बस रख देते, ठीक। सांस बस आना बंद हो गया। बोलू भैया तो भैया क्या होगा भैया, मेरा डर था भी। कोशिश कर निकलने की, वहां से कहीं बाबू देखो मोनू नहीं है भैया। नहीं बोलू बस ठीक है। गाड़ी ना आई ना,
अबे भैया बच जाओ बाबू। साथ में आ गया गाड़ी जा तो कुछ नहीं, बस अटक गया था, अटक गया था। हाँ हाँ आ जाऊंगा मैं, आ जाऊंगा, तू टेंशन नहीं ले, आ जा मेरे भैया, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, ये जा भैया ले। बोलो। हाँ भैया, है अब आग ऊपर तक आ गई क्या? गया। हेलो, हाँ मुझे बोलो 5,000 रुपए वो जो हाथी दिया करे इमामुद्दीन उसके दिलवा दिए 5,000 रुपए। किसके? इमामुद्दीन हाफिज जी बोलो। अच्छा दिलवा दूंगा, मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले, दे दूंगा, दे दूंगा। भैया ना रखना का ना रे, तू कब घबरा जाए तो सही हो जाए, कुछ ना होने का, कुछ ना होने का, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत। पानी वाले तो ना आए ना, और मुशर्रफ ने अपने जिस दोस्त मोनू अग्रवाल से आखिरी बार बात की थी, उन्हीं मोनू अग्रवाल से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी ने बातचीत की। आइए वो भी देखते हैं। मौजूद हैं मुशर्रफ के दोस्त मोनू अग्रवाल। मुशर्रफ की कल जो अग्निकांड हुई थी उसमें जो उनकी मौत हो गई, लेकिन मौत के पहले जो मुशर्रफ की बात हुई थी वो मोनू से बात हुई थी। मोनू मेरे साथ मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो कल जब पूरी तरह से घिर गए थे आग से मुशर्रफ, तो उस दौरान उन्होंने आप ही को फ़ोन किया था। जी सर, मेरे को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था भैया यहाँ पर आग लग गई है और मैं बच नहीं पाऊँगा, मेरा घर का ध्यान रखना है। और मैंने उनको कहा कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो, बोले कि नंबर नहीं मिल पा रहा, नीचे खड़े हैं लोग, वो कर रहे हैं। मैं भैया कूद जाऊँ ऐसे, बोले कूदने का भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और सर मैं तो ये चाहूँगा कि अब अनुरोध करूँगा अपनी यूपी सरकार से, जैसे दिल्ली सरकार ने घोषणा की है और बिहार सरकार ने की है और केंद्र सरकार ने, तो मैं चाहूँगा अपनी यूपी सरकार से कि वो भी थोड़ा घोषणा करें और आर्थिक स्थिति को उनको समझें और उन्हें थोड़ा मुआवजा। मुशर्रफ ने जो आखिरी समय में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे घर का ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी आपको दी है उन्होंने। तो उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और अब जिम्मेदारी किस तरह से आप उठाएंगे? उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा भी सबसे बड़ा 8 साल का, लगभग 7-8 साल का है। 3 बेटी है छोटी छोटी। उनके पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है। सबसे ज़्यादा क्लोज में दोस्ती में मैं ही था शायद उसका, और कोई था भी नहीं। और उसने लास्ट टाइम में भी ये कहा कि भैया मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं कहा भैया मैं ध्यान रखूँगा। मैं होपलेस काफ़ी हो गया था, क्योंकि एकदम से ऐसा लगा कि मेरे पहाड़ टूट रहा है। मुशर्रफ से आपकी दोस्ती कब से थी? क्योंकि देखा जाए तो जब बुरे वक्त में फंसे मुशर्रफ तो पहला फ़ोन जो है उन्होंने आप ही को किया, न कि अपने पत्नी को किया, न माता को, या आप ही को फ़ोन किया। चलो बात कर लो यार। हाँ, मेरी दोस्ती जब से थी, जब से हम बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। हम लोग एक साथ खेले कूदे, एक साथ अपना कोई मंदिर मस्जिद का हमारा कोई वो नहीं था, ना हमारा कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात थी, ना उसके अंदर थी ना मेरे अंदर थी। और बहुत अच्छा लड़का था, शायद नहीं मिल पाएगा ऐसा दोस्त। देखा जाए तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपया मदद का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया, जबकि बिहार सरकार ने बिहार के जो लोग मर गए इस घटना में उनके लिए मुआवजे की बात की है। जी हाँ सर, मैं चाहूँगा कि यूपी सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि सर वो भी थोड़ा हमारे यूपी के जो भी बंदे हैं उनके लिए कुछ ऐलान करें, कुछ दे उन लोगों को भी। कोई गरीब जो लोगों को तो नहीं कह सकता, मगर मेरा दोस्त गरीब फैमिली से है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बैंक का उस पर कर्जा भी था। रात दिन की टेंशन, अकेला बंदा होने के बाद भी वो दिल्ली में काम कर रहा है, क्योंकि मजबूरियाँ
पेट पालने के लिए बहुत दिक्कतों से आदमी पता नहीं कैसे कैसे क्या करता है, कैसे कैसे, तो वो दिल्ली काम करता था। आप क्या काम करते हैं? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं बर्तनों की अपनी एक दुकान है छोटी सी मेरे गाँव में, वो चलाता हूँ। अब मोनू के परिवार का कैसे खर्च उठाएंगे, क्या रोड मैप तैयार करेंगे मुशर्रफ के परिवार का? सर जैसे भी होगा, कोशिश जो भी होगी मुझसे जो भी हेल्प करें। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हो गई है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ सर, सरकार से मैं यही चाहूँगा कि सरकार मदद करे, पूरी से पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मदद हो सके मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।